हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले आर्टिकल 33, 34 एंड 35 जो कि फंडामेंटल राइट है। तो इसमें आर्टिकल 33 में हमारे जो आर्म फोर्स है तो उनके जो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं तो उनके बारे में आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ जहाँ पे लागू होता है तो उन सिचुएशन में उन एरिया में जो लोग रहते हैं तो उनके जो फंडामेंटल राइट है तो ये रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल 34 कहता है। तो आर्टिकल 35 जो है वो फंडामेंटल राइट का जो अधिकार है, ये मेकिंग लॉज है, तो ये पार्लियामेंट को पावर है। तो इन सिचुएशन में फंडामेंटल राइट के लिए लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, इसके बारे में कहता है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 जो है वो पार्लियामेंट को ही पावर है, ओनली पार्लियामेंट को ही पावर है, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल के लिए लॉ बनाए। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, तो आर्म फोर्स में जो मेंबर आते हैं तो ये नेवी हो या एयरफोर्स हो या एनी उससे रिलेटेड कोई भी पार्ट है उनका फोर्स का, जैसे कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, या एनालॉगस फोर्सेस, उससे अनुरूप जो भी कुछ फोर्सेस आते हैं जो कि आर्म फोर्स में इंक्लूड रहते हैं तो उनके जो राइट है फंडामेंटल राइट, तो इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है, ये पार्लियामेंट को पावर है। तो जो आर्टिकल 33 का जो ऑब्जेक्ट है तो ये आर्टिकल 33 प्रोविज़न बताता है कि उनका जो डिसिप्लिन है या उनका मेंटेनेंस के लिए या उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, जो प्रॉपर उनकी ड्यूटीज़ है उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए या उनकी ड्यूटी जो है परफॉर्म करने के लिए ये उनके फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्स में आता है तो जैसे हर नागरिक के लिए फंडामेंटल राइट जो है यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 33 के तहत ये आर्म फोर्स जो है तो उनके राइट जो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, तो ये डिसिप्लिन के लिए या उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ही उन्हें उनके जो फंडामेंटल राइट है वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स है तो इनमें कौन से कवर होते हैं मेंबर, जो कि एम्प्लॉयज़ है आर्म फोर्स के, तो इसमें बार्बर्स है, कारपेंटर्स है, या उनके मैकेनिक्स है, या कुक्स है, या चौकीदार या बूट मेकर है, या आर्म फोर्स के जो टेलर है, या अदर उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ है, तो ये सब आर्म फोर्स में आते हैं। तो ये नॉन कॉम्बैट है, या नॉन कॉम्बैट मीन्स जो लड़ाई नहीं करते, लेकिन ये उनके जो ऑफिशियल स्टाफ है तो ये आते हैं आर्म फोर्स में। तो इनके लिए भी ये आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्ट करता है उनके फंडामेंटल राइट को। और यहाँ पे जो आर्टिकल 34 है तो ये जो है जो फंडामेंटल राइट कब किस सिचुएशन में रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, कम किए जाते हैं, या उसे बंद किया जाता है फंडामेंटल राइट के यूज़ के लिए। तो यहाँ जहाँ कहीं पे अगर मार्शल लॉ लागू है, ये पर्टिकुलर किस एरिया में ही लागू हो सकता है, इंडिया की कहीं टेरिटरी है जो कि क्षेत्र है इंडिया का, उनके कहीं पर्टिकुलर एरिया में अगर कहीं पे मार्शल लॉ लागू है तो वो वहाँ पे रहने वाले जो सिविलियन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं तो उनके जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये राइट है। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल, तो ये मार्शल लॉ लागू होता है तो मिलिट्री रूल फॉलो होते हैं, और जो हमारे ऑर्डिनरी लॉज है वो मार्शल लॉ के दौरान नहीं यूज़ होते। तो यहाँ पे जो सिचुएशन ऐसे होते जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी ऑर्डिनरी लॉज है तो जो नागरिक प्रशासन है वो अदर सिचुएशन में चालू रहते, लेकिन मार्शल लॉ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी ऑर्डिनरी लॉज है वो फॉलो नहीं किए जाते। ओनली मार्शल लॉ में मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो है तो उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं और अदर ऑर्डिनरी लॉज नहीं होते फॉलो। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉज जो है वो सस्पेंशन किए जाते हैं ड्यूरिंग मिलिट्री लॉज, जहाँ पे चालू होते मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल्स लागू होते हैं। इन सिचुएशन में ऑर्डिनरी लॉज है वो चालू नहीं रहते, इम्प्लीमेंट में नहीं रहते। तो यहाँ पे अगर मार्शल लॉ की जो अथॉरिटीज़ है तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया की कहीं भी डिफाइन नहीं की है मार्शल लॉ कैसा होता है, क्या है ये, इसके लिए अदर लॉज है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं मेंशन किया है।
तो जो मार्शल लॉ जो है वो किन सिचुएशन में, किन सरकमस्टेंसेस में यूज़ करते हैं या फॉलो की जाती है, लागू की जाती है मार्शल लॉ। तो अगर हमारे इंडिया पे अगर कोई वार चालू होता है, युद्ध चालू होता है, तो उन सिचुएशन में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। इन्वेशन, कहीं पे अगर कोई परकीय राष्ट्र आक्रमण करता है तो इन सिचुएशन में भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। या इंसर्क्शन में मीन्स विद्रोह अगर कहीं होता है या बगावत की जाती है तो इन सिचुएशन में भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अगर रिबेलियन जो कि सैन्य है वो राजद्रोह करते हैं तो इन सिचुएशन में भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। और कहीं पे अगर रिवोल्ट या दंगा होता है तो उन सिचुएशन में भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। और एनी वायलेंट रेसिस्टेंस ऑफ लॉ, तो इन अदर कई सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि कंट्रोल के बाहर जाती है, तो इन सिचुएशन में भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। और जो फोर्स है वो टोटली मिलिट्री फोर्स यूज़ होता है उस सिचुएशन में, जो कि सोसाइटी को सेव करने के लिए मार्शल लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 34 जो है, तो ये अगर कहीं पे अगर मार्शल लॉ लागू है उन सिचुएशन में, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये उन सिचुएशन में उनकी मदद कर सकते हैं, जो कि एक सिचुएशन जो है रिस्टोर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो ये पार्लियामेंट को पावर है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उन्हें इंडेमनीफाई, वो इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता या उनके फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते। तो ये पार्लियामेंट को पावर है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उन्हें इंडेमनीफाई कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट उन मार्शल लॉ की सिचुएशन में पार्लियामेंट ये वैलिडेट कर सकता है जो कि वहाँ पे लागू एक्ट है, तो ये उनकी जो पावर है वो टोटली मिलिट्री फोर्स के पास जाती है। तो इन सिचुएशन में अगर कहीं पे अगर सेंटेंस देनी है, सेंटेंस पास करनी है या पनिशमेंट देनी है, तो उन सिचुएशन में उनको राइट है, अगर किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना है मीन्स फॉरफिट करना है तो ऐसे ऑर्डर भी पार्लियामेंट दे सकती है। ये ड्यूरिंग द मार्शल लॉ उन सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। और ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज़ आर वेस्टेड विद द एबनॉर्मल पावर्स। तो यहाँ पे उन्हें नेसेसरी स्टेप लेने के लिए पार्लियामेंट उन्हें मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री अथॉरिटी को ड्यूरिंग मार्शल लॉ में पावर दे सकती है, वो भी वेस्टेड, उन्हें टोटली अधिकार प्रोवाइड कर सकता है पार्लियामेंट। तो इन अबनॉर्मल पावर्स मीन्स अनुसूचित या अधिकाधिक पावर दी जा सकती है इन नेसेसरी स्टेप उठाने के लिए। तो यहाँ पे जो सिविलियन है, जिन कंडीशन में जिन सिचुएशन में ये फॉलो की जाती है मार्शल लॉ, उन पे रहने वाले नेटिव या वहाँ के रहने वाले जो सिविलियन या अगर वो रूल फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे उन्हें अथॉरिटी है कि वो डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो ये ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है मेन आर्टिकल 34 एंड 352 में, तो आर्टिकल 34 जो है डिक्लेयर करता है मार्शल लॉ, और आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में कहता है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो होल कंट्री में लागू रहती है, और जो मार्शल लॉ है वो पर्टिकुलर एरिया में ही लागू रहता है। ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो ऐसे फंडामेंटल राइट के लिए ऐसे लॉ बना सकता है। मेक द लॉ पावर टू पार्लियामेंट को दी गई है, वेस्टेड पावर है, ये ओनली पार्लियामेंट को है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। तो ये आर्टिकल 35 कहता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और भी पार्लियामेंट को पावर दी गई है। तो अदर आर्टिकल जो है रिलेवेंट, तो इसमें आर्टिकल 16 जो है, तो ये पर्टिकुलर जहाँ के रहवासी है, रेसिडेंशियल है, तो ये हमारे अगर इंडिया के रहवासी है या पर्टिकुलर कहीं लोकल अथॉरिटी में रहने वाले लोग हैं, तो ये इंडियन टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए स्टेट ऐसे लॉ बना सकता है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये आर्टिकल 16 में पावर है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 32 में पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रिट एंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट्स ऑफ द ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के लिए एनफोर्समेंट के लिए ये आर्टिकल 32 के तहत पावर है कोर्ट को।
तो यहाँ पे आर्टिकल 33 जो है, तो अभी हमने देखा है, तो ये मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स के जो फंडामेंटल राइट है उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो ये भी पार्लियामेंट को राइट है। आर्टिकल 34 में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर ड्यूरिंग मार्शल लॉ में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके जो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए हैं, तो उनमें उन्हें इंडिमनीफाई, उन्हें माफ़ कर सकते हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट का यूज़ करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे उन गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर इन ड्यूरिंग द ऑपरेशन मार्शल लॉ में अगर पॉजिटिव उनका रोल आता है या उन सिचुएशन को रिस्टोर करने में, तो उन्हें उनके जो राइट है उन्हें दिए जाते हैं और उन्हें इंडिमनीफाई कर दिया जाता है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट उनके फंडामेंटल राइट का नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 34 में है। तो आज हमने आर्टिकल 33, 34 एंड 35 जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में कहता है, तो आज हमने ये देखे हैं। आई होप सो लाइक योर वीडियो, so please subscribe my channel. Thank you and take care.